बहुत ज्यादा शुगर स्पाइक देते हैं। पपीता, हाँ। लोग पपीता खाते हैं जी, हम पपीता खाएंगे। आप पपीता खाने के बाद शुगर चेक करिए, देखिए कितना ज्यादा स्पाइक आता है। तो वो फ्रूट्स जो कम शुगर स्पाइक देते हैं, अमरूद हो गया, सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, बेरी, ये डायबिटीज में ज्यादा कॉमनली खाई जानी चाहिए। फल खाने का समय बड़ा इंपॉर्टेंट है डायबिटिक के लिए। मोस्टली फल सुबह मॉर्निंग के टाइम पे खाना चाहिए। तो अक्सर मैं डायबिटिक्स को बोलता हूँ, जैसे आप नाश्ता सुबह 8 बजे 8:30 बजे करते हैं, तो 11 साढ़े 11 बजे, जिसको मिड मॉर्निंग स्नैक कहते हैं, वो फल का रखें। तो जो खाने आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, जैसे मिलेट्स हो गए, ज्वार है, बाजरा है। भारत देश में मिलेट्स तो बहुत कॉमन थे। गेहूं चावल तो अंग्रेजों ने लाया। आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया में नंबर 1 कारण अंधेपन का डायबिटीज है। अंधेपन का आंखें जाने का नंबर 1 कारण डायबिटीज है। पैर कटने का भी नंबर 1 कारण डायबिटीज है। और मोस्ट डायबिटिक जो लोग होते हैं, उनकी जो मृत्यु होती है वो हार्ट डिजीज से होती है। तो पहले देखिए, जो खाली पेट का शुगर होता है, 8 से 14 घंटे की फास्टिंग के बाद अगर उसकी मात्रा, शुगर की मात्रा सुबह 126 या उससे ज्यादा है, तब डायबिटीज घोषित होती है। या आपका खाना खाने के बाद, 2 घंटे खाना खाने के बाद, या रैंडम शुगर सिम्टम्स के साथ में 200 के ऊपर हो, तब डायबिटीज कहते हैं। या तीसरा जांच एक और है, जिसमें 3 महीने, विगत 3 महीने की जो एवरेज शुगर है वो रहती है, इसको HbA1c कहते हैं। अगर वो 6.5 से ज्यादा है, तब डायबिटीज है। डायबिटिक घोषित हो गए हैं। तो अगर आप 15 किलो वजन कम कर लेते हैं, तो आप अपने चांसेस डायबिटीज के रिवर्सल के बढ़ा लेते हैं। अब किसको कहते हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो गई? वो बेसिकली वैल्यू जो होती है वो HbA1c के ऊपर निर्धारित करती है। अच्छा। अगर किसी का HbA1c 6 के नीचे आ जाए और कोई दवाई नहीं खा रहा और उसको मेंटेन कर पा रहा है, तो वो डायबिटीज को रिवर्सल कर लिया उसने। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। भारत देश में डायबिटिक लोग जो होते हैं, उनमें हार्ट की तकलीफें ज्यादा पाई जाती हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। अच्छा। रीजन देखा गया है कि हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट रिच खाना है, आटा चावल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके खानदान में डायबिटीज का चलन है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए आपको एक रिस्क फैक्टर है। फिर अगर आप देखते हैं कि आपका लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंटरी है, ये दूसरा रिस्क फैक्टर है। ये अगर आपका वजन ज्यादा है, तो ये तीसरा रिस्क फैक्टर है। आप दांत निकालने के लिए गए, शुगर चेक हुआ, पता लगा जी डायबिटीज है। आप आंखों की तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास गए, उसने अपनी शुगर चेक कराई, तो आपका जख्म हो गया, कोई वो हील नहीं हो रहा। आप खाली 15% 20% लोगों में डायबिटीज पूरे लक्षण के साथ आती है। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जिसको पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज है। और कई साल तक, जब तक वो इतनी बिगड़ नहीं जाती कि उनको प्यास ज्यादा लगती है, वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है, भूख ज्यादा लगती है, मांसपेशियां कमजोर होती जा रही हैं, तो फिर कोई पॉइंट आउट करता है, जी आपको तो इतना वजन कम हो गया, देखो डायबिटीज तो नहीं है। हाँ। डायबिटीज आज के समय में इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर तक पहुंच गई है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है, क्योंकि इंडिया में इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से अफेक्टेड हैं और बहुत सारे लोग प्री डायबिटिक भी है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि लोग इस बीमारी को काफी ज्यादा लाइटली लेते हैं। लोगों के मन में एक ऐसा हो गया है कि आज के समय में डायबिटीज तो हर किसी को हो रही है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ना इसके बारे में वो ज्यादातर सोचते हैं, ना इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करते हैं, ना इसको रिवर्स करने के लिए कुछ करते हैं, ना ही अपने लाइफस्टाइल में बदलाव, डाइट में बदलाव या फिर एक्सरसाइज पर फोकस। जिस वजह से डायबिटीज सिर्फ हमारे एक बॉडी ऑर्गन को नहीं, बल्कि मल्टीपल बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। अब ऐसे में डायबिटीज कितनी खतरनाक बीमारी है, इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, हर बॉडी ऑर्गन कैसे अफेक्ट हो सकता है, और अगर इसे लंबे समय तक कंट्रोल नहीं किया गया तो इसके क्या सर्कमस्टांसेस हमें देखने सुनने को मिल सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस चर्चा सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ है डॉक्टर सतीश कौल, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर और यूनिट हेड है इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में।
तो डॉक्टर सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक डायबिटीज के बारे में हर एक डिटेल जानकारी पहुंचा सके, समझा सके, सो दैट उनको पता चले कि ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें अभी से ही अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने बेहद जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर हम यही चाहेंगे कि डायबिटीज एग्जैक्टली कैसी बीमारी है, और ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन स्पाइक, इस तरह के जो टर्म्स यूज किए जाते हैं इसमें, ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, जहां तक मेगा डायबिटीज की डेफिनेशन का सवाल है, डायबिटीज एक वो बीमारी है विच इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक कंडीशन। आप जैसे समझें, क्रोनिक मतलब लंबे समय से चलने वाली मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें शुगर बढ़ी रहती है। और शुगर बढ़ने का कारण या तो इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल नहीं होता, या इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में आता नहीं है, या दोनों का समागम रहता है। तो डायबिटीज इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज विच इज करेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ना, या तो इंसुलिन की सिक्रीशन ना हो, या जो हो रही है वो ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो जैसे शुगर बढ़ती है, हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है, तो हमारे काफी ऑर्गन इससे इन्वॉल्व होते हैं। आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया में नंबर 1 कारण अंधेपन का डायबिटीज है। अंधेपन का आंखें जाने का नंबर 1 कारण डायबिटीज है। पैर कटने का भी नंबर 1 कारण डायबिटीज है। और मोस्ट डायबिटिक जो लोग होते हैं, उनकी जो मृत्यु होती है वो हार्ट डिजीज से होती है। तो डायबिटीज का रिलेशन हार्ट डिजीज के साथ भी डायरेक्ट है। तो डायबिटीज के बड़े आयाम हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको समझना। और ये सब चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे शरीर में चलती रहती हैं, एक घुन की तरह। अंदर अंदर से शरीर खाता रहता है, तो अचानक पता लगता है ये तो ऑर्गन फेलियर हो गया। तो उस समय लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। मगर इसके बारे में अगर पर्याप्त जानकारी मिले, लोगों को पता लगे कि डायबिटीज क्या है, हमें कब इसके बारे में चौकन्ना रहना है, किस किस ऑर्गन के बारे में स्क्रीनिंग करवानी है। जैसे कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको साल में एक बार जरूर करवाने चाहिए जो आप डायबिटिक है। कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको हर 3 महीने में कराने हैं। तो अगर इसकी जानकारी लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिले तो हम काफी चीजें कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए हमने भी इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, सो दैट लोगों तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचे, अवेयरनेस भी क्रिएट हो, और वो समय रहते अलर्ट होकर के इस बीमारी से लड़ने के लिए खुद को प्रिपेयर कर सके। आपने डॉक्टर जैसे टेस्ट की बात की, क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो हर साल कराने चाहिए, कुछ 3 महीने पे। प्लीज बताइए डायबिटीज के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, कब कराने चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, कौन से लोग करा सकते हैं, और किस एज ग्रुप से शुरू करें? देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज कहेंगे किसको, किसको हम घोषित करेंगे कि आपको डायबिटीज है। करेक्ट। तो पहले देखिए, जो खाली पेट का शुगर होता है, 8 से 14 घंटे की फास्टिंग के बाद जो आपका ब्लड प्लाज्मा यानी कि वेन से लिया हुआ सैंपल है, जो लेबोरेटरी में जाता है चेक होने के लिए, अगर उसकी मात्रा, शुगर की मात्रा सुबह 126 या उससे ज्यादा है, तब डायबिटीज घोषित होती है। या आपका खाना खाने के बाद, 2 घंटे खाना खाने के बाद, या रैंडम शुगर सिम्टम्स के साथ में 200 के ऊपर हो, तब डायबिटीज कहते हैं। या तीसरा जांच एक और है जिसमें 3 महीने, विगत 3 महीने की जो एवरेज शुगर है वो रहती है, इसको HbA1c कहते हैं। अगर वो 6.5 से ज्यादा है तब डायबिटीज है। पहले तो हमारे को डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब आप जब पूछोगे कि डायबिटीज किसको कहते हैं, तो कौन डायबिटिक नहीं है ये भी पता होना चाहिए। जिसकी भी खाली पेट की शुगर 100 से कम है वो डायबिटिक नहीं है। फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद 140 से कम है तो वो डायबिटीज नहीं है। HbA1c 5.7 के नीचे है तो वो डायबिटीज नहीं है। तो अब आप कहोगे जी अगर 5.7 के नीचे डायबिटीज नहीं है, 6.5 के ऊपर डायबिटीज, तो बीच वालों को क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं प्री डायबिटीज। जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि भारत देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, उससे भी कई गुना ज्यादा लोगों को प्री डायबिटीज है। अब प्री डायबिटीज में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे न्यूरोपैथी है, आंखों का डायबिटीज में आंखों का जो असर, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, वो प्री डायबिटीज से शुरू हो जाती है। राइट, न्यूरोपैथी प्री डायबिटीज। आपके खून की जो छोटी रगें होती है, इसको माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं डायबिटीज के रिलेटेड, वो प्री डायबिटीज में शुरू हो जाती है। तो प्री डायबिटीज की जागरूकता भी जरूरी है। जैसे डायबिटीज की डेफिनेशन तो बड़ी क्लियर है कि 126 से ज्यादा फास्टिंग हो गया, 200 से ज्यादा आपका रैंडम शुगर हो गया, 6.5 के ऊपर आपका HbA1c हो गया तो डायबिटीज है। पर प्री डायबिटीज के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया जो डायग्नोसिस के टेस्ट हो गए। अब आपने एक सवाल पूछा कि
क्या टेस्ट हैं जो हमें रेगुलरली करवाने चाहिए। आजकल बहुत चलन चला है CGM का, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का। जब हम पहले भी बात कर रहे थे इसके बारे में, तो CGM एक इंपॉर्टेंट टूल है जो लोग अच्छे से डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शुगर को मॉनिटर करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या खाने के बाद कितना शुगर बढ़ता है। तो अपना खाना चुन सकते हैं, तो अपनी डाइट डिफाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं CGM लगा के। अदरवाइज कुछ जांचें होती हैं जो हर डायबिटिक को हर साल करवानी चाहिए, जैसे किडनी का टेस्ट साल में एक बार जरूर होना चाहिए। ठीक है। आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट्स को हार्ट की तकलीफें भी बहुत होती हैं, ब्रेन के स्ट्रोक ज्यादा होते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल जरूर होना चाहिए, किडनी फंक्शन जरूर होना चाहिए। डायबिटीज के साथ में आजकल फैटी लिवर का चलन भी देखा गया है, और 12% लोगों में फैटी लिवर जो नॉन एल्कोहलिक है, जो डायबिटीज के साथ संबंधित है, सिरोसिस होने का खतरा रहता है। 12% ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स। तो साइलेंट डिजीज है, तो इसका भी एक बार जांच होना चाहिए जरूरी। तो ये कुछ जांचें हैं जो ऑर्गन, जिसको स्क्रीनिंग कहते हैं, साल में एक बार अवश्य होनी चाहिए। रेटिना जांच सबसे इंपॉर्टेंट जांच, रेटिना जांच साल में एक बार अवश्य करवानी चाहिए। फिर यूरिन में, पेशाब में कितना प्रोटीन लीकेज हो रहा है। अच्छा। डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, उसकी जांच भी साल में एक बार होनी चाहिए। वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमारे 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है, उसको हम HbA1c कहते हैं। डायबिटीज को मॉनिटर करने में ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। okay. आपका इलाज सही चल रहा है, आपकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कितने हैं, ये डिपेंड करता है आपके HbA1c के ऊपर। ठीक है। HbA1c की जो वैल्यू है वो 7% से नीचे रखी जानी चाहिए डायबिटिक पेशेंट में, और ये हर 3 महीने में होना चाहिए। भारत देश में एक और चीज आपके माध्यम के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि लोगों का हीमोग्लोबिनोपैथीज बहुत देखी गई है, थैलेसीमिया माइनर। तो कुछ लोगों में HbA1c डायबिटीज का डायरेक्ट प्रतिबिंब नहीं है। अच्छा। तो कुछ भारत में पॉपुलेशन ऐसी, जैसे पंजाब के, ईस्टर्न इंडिया से लोगों में थैलेसीमिया माइनर का चलन बहुत ज्यादा है, जेनेटिक कंडीशन है, खून में थोड़ी कमी रहती है, तो उन लोगों में इसकी इंटरप्रिटेशन डॉक्टर द्वारा की जानी चाहिए। अच्छा। किस लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन पे हो, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो HbA1c एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसके बारे में डायबिटिक को ज्ञान होना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिंगल इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपकी डायबिटीज को बताएगा कि कैसे कंट्रोल में है कि नहीं, वो HbA1c है। तो ये हर 3 महीने में होना चाहिए। ठीक है। आपने जो हमें 3 मेजर टेस्ट बताए, फास्टिंग, शुगर, रैंडम और HbA1c, इसमें जो सबसे कॉमन सवाल लोगों का ये रहता है कि क्या अगर तीनों में से कोई एक पैरामीटर भी डिरेंज है, लेट सपोज हमारी फास्टिंग और रैंडम नॉर्मल है, जो आपने हमें वैल्यूज बताया उसके नीचे है, बट HbA1c थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो क्या हम डायबिटिक कंसिडर किए जाएंगे? देखिए, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तीनों में से एक भी कोई आपको डायबिटीज घोषित कर सकती है। क्योंकि WHO के द्वारा निर्धारित ये वैल्यूज हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका फास्टिंग 126 से ज्यादा है और PP यानी कि खाना खाने के बाद का शुगर या HbA1c नॉर्मल है, तब भी आप डायबिटिक हैं। तो ये जानकारी बड़ा जरूरी, और इसी डेफिनेशन में से प्री डायबिटीज की डेफिनेशन भी आती है। तो वो जानकारी भी मिलना हमारे को जरूरी है कि हम प्री डायबिटिक तो नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए, आज मैं अगर प्री डायबिटिक हूं, मेरे चांसेस फुल फ्लेज डायबिटीज होने के 40% अगले 5 साल में बढ़ जाता है। हाँ, तो आज हम प्री डायबिटीज को ट्रीट नहीं करते, ट्रीट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, जीवन शैली का बदलाव नहीं करते, तो हम 40% चांसेस है कि 5 साल बाद मैं भी डायबिटिक हो जाऊंगा। तो इसकी जानकारी होना कि प्री डायबिटीज भी एक कंडीशन है, नॉर्मल क्या है, प्री डायबिटीज क्या है और डायबिटीज क्या है, इसकी जानकारी होना हर व्यक्ति के लिए बड़ा आवश्यक है, जरूरी है। करेक्ट। आपने जैसे डॉक्टर में टेस्ट का बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, और ये भी चीजें बताई कि कैसे हमारे हर बॉडी ऑर्गन को डायबिटीज अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमें कौन कौन से टेस्ट हर साल कराने चाहिए। जो सबसे पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या एक बार डायबिटीज हो गया तो इसको कभी हम रिवर्स कर सकते हैं, या सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से हम इसको कंट्रोल करके ही रख सकते हैं? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेगा, डायबिटीज को रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। अगर देखा जाए तो एक साइंटिस्ट हैं UK से, जिन्होंने बड़ा काम किया है इसके ऊपर। उनका कहना है कि अगर आज आप डायबिटिक घोषित हो गए हैं, तो अगर आप 15 किलो वजन कम कर लेते हैं, तो आप अपने चांसेस डायबिटीज के रिवर्सल के बढ़ा लेते हैं। डायबिटीज रिवर्सल एक
पॉसिबिलिटी है अगर अपने डॉक्टर की निगरानी में उससे बात करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। अगर आप ओवरवेट हैं, आपका BMI ज्यादा है और आप डायबिटिक हो गए हैं, तो अगर आप वजन कम कर लेते हैं तो आप डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब किसको कहते हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो गई? वो बेसिकली वैल्यू जो होती है वो HbA1c के ऊपर निर्धारित करती है। अच्छा। अगर किसी का HbA1c 6 के नीचे आ जाए और कोई दवाई नहीं खा रहा और उसको मेंटेन कर पा रहा है तो वो डायबिटीज को रिवर्सल कर लिया उसने। ओके, बट मेहनत का काम है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, आसान नहीं है। और ये बार बार वापस आएगी। ऐसा नहीं कि आज आपने अपने आप को मेहनत करके वजन कम करके डायबिटीज से फ्री कर लिया तो आप ठीक हैं, आप सदा के लिए ऐसा बच गए डायबिटीज से। ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी जिसको कहते हैं ना सावधानी घटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर आप सावधानी हटाते हैं तो फिर से वापस आएगी। बट एज अ कंसेप्ट डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है अगर आप अच्छे से डाइट मॉडिफिकेशन करें, अपना लाइफस्टाइल बदले, तो वजन कम करें, तो डायबिटीज को रिवर्स भी किया जा सकता है। परफेक्ट। डायबिटीज रिवर्सल की हमने जब बात की तो इसमें कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि हमें खाने की बहुत सारी चीजें कट डाउन करनी पड़ेगी। रोटी छोड़ना पड़ेगा, चावल छोड़ना पड़ेगा, मीठी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, हम फ्रूट्स नहीं खाते या जो भी चीजें मीठी हैं हम नहीं खा सकते। आप प्लीज बताइएगा कि अगर सच में हम डायबिटीज रिवर्सल पर जा रहे हैं तो ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी? देखिए, डायबिटीज रिवर्सल में आपको एक चीज जैसे बेसिक, इसका जो मेन चीज है इसमें वो है वजन कम करना। तो वजन कम करने के लिए आपको कैलोरिक इनटेक यानी कि आप कितनी मात्रा में खाना खाते हैं उस पे जोर देना होगा। बहुत जरूरी है। तो कैलोरी काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलोरी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। कितनी कैलोरीज खानी है? अमूमन ये देखा गया है कि अगर आप 7700 किलो कैलोरीज कम करते हैं तो 1 किलो वजन कम होता है। ओके, है ना? तो आप अगर हम कैलोरी रिच डाइट खाएंगे, चाहे वो आपको तेल से मिल रही हो, मीठे से मिल रही हो, मिठाइयों से मिल रही हो, बाहर के खाने से मिल रही हो, अगर आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते तो डायबिटीज कंट्रोल कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो खाने में आप क्या खा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे भारत देश में आप देखिए, सुबह कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक खाना हर 50 किलोमीटर में बदलता है। तो कोई डिफाइंड डाइट नहीं है। तो लोकल जो आपका खाना है उसमें आप क्या खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपकी प्लेट में क्या आपको अपने प्लेट को डिफाइन करना पड़ेगा कि कितनी कलरफुल आपकी प्लेट है, कितनी हरी सब्जियां हैं, कितनी आपके जो नेचुरल फूड्स है वो आपके प्लेट पे है। उससे डिफाइन करेगा कि आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं। तो हर रीजन टू रीजन भारत में फर्क पड़ेगा। तो हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि जो मैंने घोषित कर दिया कि दिल्ली से डायबिटीज में डाइट ये होनी चाहिए, वो सारे देश में नहीं लग सकती। बिहार में लोग अलग खाना खाते हैं, छत्तीसगढ़ में लोग अलग खाना खाते हैं, महाराष्ट्र में लोग अलग खाना खाते हैं। हमारे पूरे भारत देश में खाना बहुत इमोशनल इशू है, बहुत कल्चरल इशू है। तो आपको ये देखना है कि आपका कैलोरी काउंट कितना है, आपका खाने की क्वालिटी क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आप अपने रीजन के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं अपने हेल्थ प्रोवाइडर से और देख सकते हैं कि आपको खाना कैसे खाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, ये जो रोटी और चावल छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है कि इसको खाने से शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा स्पाइक होते हैं, तो अगर आप एकदम फुल फ्लेजेड डायबिटीज में आपका कन्वर्ट हो चुका है या बहुत ही ज्यादा आपका कंट्रोल में नहीं रहता है, जैसे शुगर 200-250 चला गया, तब तो एकदम बंद ही कर दो। तो ये एडवाइजेबल है कि बंद ही कर दो? देखिए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है, ये खाना खाने का स्पाइक ऑफ शुगर। भारत देश, हम एशियन है, साउथ एशियन है, इसमें हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट रिच खाना होता है। हम सुबह स्टार्ट करते हैं 3 रोटी से, लंच में भी 2 चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, रात में। तो ये सोचना है हमारे को कि हमारा खाने की प्लेट में कौन कौन सा खाना ऐसा है जो शुगर की स्पाइक बढ़ाएगा। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। भारत देश में डायबिटिक लोग जो होते हैं उनमें हार्ट की तकलीफें ज्यादा पाई जाती हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। अच्छा। रीजन देखा गया है कि हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट रिच खाना है, आटा चावल है ना। तो उसके कारण क्या होता है कि खाना खाने के बाद का शुगर अक्सर, जैसे आप बता रही हैं, 200, 250, 300 जाता है। और ऐसे पेशेंट्स में हार्ट की तकलीफें जल्दी आती हैं। जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की हार्ट के रिलेटेड, वो जल्दी आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें हमारे को ये देखना है कि हमारा खाना कितना लो स्पाइक देता है, यानी कि जिसको हम, अगर आपकी भाषा में बोले स्पाइक बोलेंगे,
मतलब जिसको कॉमन लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में स्पाइक बोलते हैं, और हमारी भाषा में बोलेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मतलब कितना जल्दी खाना वो रिलीज करता है शुगर आपके खून में। तो जो खाने आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, जैसे मिलेट्स हो गए, ज्वार है, बाजरा है। भारत देश में मिलेट्स तो बहुत कॉमन थे। गेहूं चावल तो अंग्रेजों ने लाया। मिलेट्स पहले हमारे प्राचीन काल से हम मिलेट्स बहुत खाते थे। अचानक मिलेट्स हमारे प्लेट से उड़ गए। तो अब मिलेट्स ऐसी खाना है जो जिसमें कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं हुई। आटे चावल में तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया 1960 में, पूरी दुनिया का, विश्व का पेट भरना था, उस समय आटे चावल में बहुत जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुई। जो चावल आटा हमारा आजादी से पहले अवेलेबल था, कितनी जल्दी वो शुगर रिलीज करता था या स्पाइक देता था, उसमें और आज के आटे चावल में बहुत फर्क है। तो हमारे को बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हमारी प्लेट में कितना कलर है। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, तो वो खाने जो शुगर में स्पाइक नहीं देते, मिलेट्स हो गए, है ना, इन खानों के बारे में हमारे को जागरूकता, ये एजुकेशन की बात है, ये जानकारी की बात है। बहुत कुछ अवेलेबल है हमारे सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या ढूंढना है। तो हम अपनी डाइट, आज एआई के जमाने में जब चैट जीपीटी है, इतने एआई इंजन्स हैं हमारे पास, हम तो अपना खाना खुद डिवाइस कर सकते हैं। हमारा शुगर का लेवल क्या है, हम एथनिसिटी कहाँ की है हमारी, हम किस रीजन को बिलोंग करते हैं, हमारे खाने की प्रेफरेंसेस क्या है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट डिवाइस करने में। बिल्कुल। हम इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बहुत फायदा होगा। और खासकर यंग जनरेशन जो 30 में है, 40 में है, जिनको पता है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डिवाइस को अपने खाने को डिवाइस करने में, अपने डाइट को मॉडिफाई करने में, ये बहुत अच्छा टूल है। करेक्ट। ये आपने सही चीज बताई कि जैसे एआई को हम इनकलकेट करके अपने लाइफस्टाइल में अपने ही बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम उसको ये भी बोल दें कि हमारा ब्लड शुगर इतना है, HbA1c इतना है, तो बताओ हमें क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्या नहीं, इस तरीके की चीजें। ग्रेट। डॉक्टर, एक और चीज कि आपने जैसे यंगस्टर्स की बात की, तो आज के समय में पहले ऐसे कहा जाता था कि अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं पहले के यंगस्टर्स, जो मिलेनियल्स होते थे। लेकिन अब के जो जेन जी और जेन एक्स की जो जनरेशन आई है, ये अल्कोहल उतना कंज्यूम नहीं करते। एक स्टडी आई है कि ये जो पैकेज ड्रिंक्स है, फिजी ड्रिंक्स है या ये शुगरी ड्रिंक्स है, ये ज्यादा कंज्यूम करते हैं। बट एक और स्टडी यही आई है कि जितने हार्मफुल अल्कोहल है, उतना ही हार्मफुल ये भी है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, प्रोसेस इतना होता है, तो आपके लिवर के लिए भी अच्छा नहीं है, आपका इंसुलिन स्पाइक भी बहुत ज्यादा रेज करता है। तो जिस हिसाब से शिफ्ट आया है फ्रॉम अल्कोहल टू दीज काइंड ऑफ ड्रिंक्स, क्या इन सब की वजह से भी डायबिटीज के केसेस यंगर जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है मेगा आपका। ये शुगर ड्रिंक्स या जिसको कहेंगे ये जो कॉमन ड्रिंक्स बच्चे पीते हैं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बढ़ता हुआ इंसिडेंस ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का। भारत देश में एक ही एपिडेमिक की तरह आएगा। हम इसके लिए तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। तो हम तैयार नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा ड्रिंक्स पीते हैं, डायरेक्ट लिवर को इंजरी देता है। ये उतना ही घातक है जितना अल्कोहल घातक है। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, 12% लोग जो आज अगर फैटी लिवर है, सिरोसिस होने के चांसेस हैं जो अल्कोहल करता है। तो आप सोचिए कितनी जनता है जो ये ड्रिंक्स पीते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हम ये क्या पी रहे हैं। अब बच्चों को तो बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। बिल्कुल। शुगर का स्पाइक, लिवर का खराब होना, ये उतना ही बड़ा हमारे लिए घातक चीज बन सकती है जितना इस समय डायबिटीज है। तो इसकी जागरूकता कि भाई ये अच्छी चीजें नहीं है। हाँ भाई, ये अच्छी चीजें नहीं है। इसके बारे में अगर आप अल्कोहल से दूर जा रहे हैं तो इनसे भी दूर जाइए। ये भी अल्कोहल है, ये एक किस्म का अल्कोहल ही है जो आप ले रहे हैं। ये उससे भी घातक है क्योंकि इससे कुछ आपको बुरे का ज्ञान नहीं होता। अल्कोहल में तो चलो एक है स्टिग्मा है कि भाई अल्कोहल पी रहा है, ये बुरा है, डिस्क्लेमर भी आता है उसके साथ में। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा कोई डिस्क्लेमर तो है नहीं। तो आप तो अपने आप को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं इन चीजों को पी के। तो ये जागरूकता होना, इसके बारे में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इसके बारे में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। आप देखिए, छोटी उम्र के कार्टून नेटवर्क्स देखिए जितने भी होते हैं हमारे भारत देश में, उनका एड जो है वो सारा इन्हीं चीजों के बारे में है ना। तो बच्चों को बचपन से हम सिखा रहे हैं कि आप ये चीजें खाइए। हम ये नहीं बता रहे, अच्छा अल्कोहल तो चलो ठीक है वो नहीं पीते, उनको पता है कि अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स क्या है, बट इसके साइड इफेक्ट भी बताना बहुत जरूरी है। और सिर्फ यही नहीं, आई थिंक जो आजकल इंस्टेंट वाली चीजें आती हैं जो तुरंत बन जाएंगी 2 मिनट में, 4 मिनट में, या जो पैकेज्ड आइटम्स हैं, इवन आजकल तो कप नूडल्स आने लगे हैं कि
ऑलरेडी पैकेज रहेगा। और कप नूडल्स ही नहीं डॉक्टर, यू वोंट बिलीव, आलू पराठे, छोले, राजमा, चने सब कुछ आ रहे हैं। आप बस उसमें ग्रेवी मिक्स करने के लिए पानी डालिए ना, ये सब चीजें बन जाएंगी। तो ये जितने पैकेज्ड, प्रोसेस्ड, जंक फूड्स, फ्रोजन आइटम्स हैं या इस तरीके की चीजें, क्या ये भी उतनी हार्मफुल है? देखिए, फ्रोजन आइटम्स में मोस्टली प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, बहुत ज्यादा। और आजकल गट बैक्टीरिया के बारे में बहुत सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो गट बैक्टीरिया को एक प्रिजर्वेटिव खाने से गट बैक्टीरिया खत्म हो जाता है आपका। तो और भी काफी बीमारियां हैं जो आपका गट बैक्टीरिया जब ऑल्टर होता है उससे होती हैं, लिवर की तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो इनका भी उतना ही नुकसान है, इनके बारे में भी जानकारी होना। देखिए, जो खाना फ्रेश है, जो सीजनल है, और जो बिल्कुल खेत से आपकी प्लेट में आया है, वो सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। ये बात पूरी तरह से हमारे को ज्ञान होनी चाहिए कि खाना जो बिल्कुल फ्रेश है, सीजनल है, जो सीधा खेत से आपकी प्लेट में आया है, वो सबसे फ्रेश है। राइट। एक चीज और यहाँ पर, जैसे हम लोग किसी भी शॉप्स वगैरह में जाते हैं ना, तो हमने जैसे इन सब चीजों की बात की, आई हैव नोटिस्ड कि बच्चों की हाइट के हिसाब से वो सारी चीजें रखी जाती हैं, सो दैट उनके लिए एक्सेसिबल हो, कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ भी जा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं, तो तुरंत उस चीज को पिक कर ले, ना कि ऐसे कि दूर दूर रखी हुई है कि उन तक पहुंचे ना, उनको दिखे ही ना। तो एक हमें यहाँ पर भी बदलाव लाना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन सब चीजों से दूर रहे, तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है लोगों के लिए, और जो इंस्टेंट एप्स आ गए हैं कि हम 15 मिनट में, 20 मिनट में तुरंत चीजें मंगा लेंगे, उससे भी आई थिंक इन सब लोगों का जो केसेस है डायबिटीज वगैरह के, वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। कोई मैसेज आप इन सभी चीजों के लिए एक बार देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। जब मैं गुड़गांव में नया नया आया, उन दिनों में गुड़गांव में कॉल सेंटर्स बड़े चलते थे। तो 20 से 40 साल की उम्र के बच्चे इनमें काम करते थे। तो मैंने देखा इनमें डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन है, ब्लड प्रेशर की शिकायतें बहुत कॉमन है, हार्ट के अटैक बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो गए। तो मैंने इसके बारे में सोचा कि ये क्यों ऐसा होता है। तो मैंने पाया कि ये सारे लोग रात की ड्यूटीज करते हैं, नाइट ड्यूटीज करते हैं, तो अपने ठपड़ी पे जाके चाय पीते हैं, बर्गर खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, तो उनका सर्काडियन रिदम। तो मैंने इनमें देखा कि इन लोगों में डायबिटीज जल्दी आती है, और आती है तो कंट्रोल में नहीं रहती, कि उनका खाना वैसा है। इजीली अवेलेबल, जो आपने बताया एप्स के द्वारा खाना 10-15 मिनट में आ जाता था, वो तो बाद में आया। ये तो पहले से ही बीज बोया जा चुका, स्ट्रीट फूड तुरंत जाकर के नीचे। तो उसके बाद फिर जब एप्स आए, तो अब स्थिति घरों तक पहुंच गई। पहले तो चलो दफ्तर में खाते थे ऐसा, पहले तो चल के जाते थे खाने के लिए, पहले दफ्तर में करते थे, अब तो घरों में आना स्टार्ट हो गया। तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। और हम अगर देसी भाषा में बोलें तो काउच पोटैटोज बना रहे हैं, है ना, घर पे बैठे बैठे 15 मिनट में जो मन किया खा लिया, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो ये जो हमारे खाने का कल्चर चेंज हो रहा है, हम ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को बचपन से ही टीवी एड्स में वो चीजें दिखाई जा रही हैं जो खाने के लिए ठीक नहीं है, चॉकलेट्स, ये जैसे स्नैक्स वगैरह, ये जूसी ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी। और वैसे ही हाइपर मार्ट्स में जैसे आपने बताया कि वो बच्चों की हाइट के हिसाब से लगाया गया खाना। तो ये तो एक चेंज है जिसके बारे में हमारे को सोचना है। ट्रांस फैट्स के बारे में इतना बड़ा मुद्दा उठा था कि ट्रांस फैट्स हार्ट की तकलीफें बढ़ाते हैं, तो इसका भी आजकल। सो मेरा ये मानना है कि खाने में जो पैकेज्ड फूड है, जैसे विदेशों में, कुछ देशों में पैकेज फूड में उसके ऊपर प्रोडक्ट पे जो लिखा होता है, लेबलिंग जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिगरेट में लेबल लगाया जाता है कि आप ये कैंसर, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खाने में भी ऐसे लेबलिंग जरूरी है। ये एक गवर्नमेंट द्वारा लेजिस्लेशन लाई जा सकती है और इस पे काम किया जा सकता है। प्रॉपर लेबलिंग हो एक एक चीज के बारे में, कि उसमें ट्रांस फैट कितना है, उसमें शुगर फ्री शुगर्स कितने हैं, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। कैलोरीज कितनी है, स्पाइक कितना देता है, एक एक चीज लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और आई थिंक इवन स्कूल्स में भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि आप लेबल पढ़ना कैसे सीखें, इंग्रेडिएंट्स देखिए कुछ भी चीजों को खरीदने से पहले, सो दैट आप एक चीज खरीदने से पहले कम से कम 10 बार सोचेंगे कि मैं अपने शरीर में क्या डाल रहा हूँ, क्या डाल रही हूँ, ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है या नहीं है। खाना एक बहुत इमोशनल इशू है भारत देश में, बहुत ज्यादा। भारत में अगर आप देखें रीजन वाइज बहुत इमोशनल, हम क्या खुराक खाते हैं, हम कैसा खाना खाते हैं, बहुत इमोशनल इशू है। इवन सेलिब्रेशंस के लिए भी हम खाने पर ही डिपेंडेंट। बिल्कुल। तो इसमें हमारे को खाने के बारे में जागरूकता लानी पड़ेगी। जो हमने वेस्टर्न चीजें इनकलकेट की अपनी डाइट में, उससे हटना पड़ेगा। हमारा खाना शुद्ध खाना होता था पहले, अच्छा खाना होता था, हमें वापस बैक टू बेसिक्स पे जाना पड़ेगा और अपने खाने को बदलना पड़ेगा। अपने
अपने भारत देश के हिसाब से। हमने जैसे इतने डिस्कशन खाने पर की, तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी अब इसी चीज का वेट कर रही होंगी कि भाई प्लीज बता दो, जब इतनी सारी चीजें मना कर दी है तो हम खाएं क्या। तो हम शुरुआत करते हैं फ्रूट से, जो कि सबसे कॉमन चीज है कि फ्रूट्स में डायबिटीज के जो मरीज है क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, खाने का करेक्ट टाइम क्या है, और इसमें डॉक्टर जूसेस के बारे में प्लीज बताइएगा। देखिए, जूसेस के बारे में, जैसे बाकी स्वीटन ड्रिंक्स होते हैं, शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, जूसेस भी ऑलमोस्ट वैसे होते हैं। जब हम जूस बनाते हैं किसी फल से तो उसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, और फ्रक्टोज हमारे लिवर को डायरेक्टली इंजरी देता है। तो जो फ्रूट्स का जूस है वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये चीज का पहले तो जानकारी होनी चाहिए। फिर फल कौन सा खाएं, जैसे शुगर स्पाइक देता है खाने, इंस्टेंट फूड्स है, वैसे ही कुछ फल बहुत ज्यादा शुगर स्पाइक देते हैं। पपीता, लोग पपीता खाते हैं जी, हम पपीता खाएंगे। आप पपीता खाने के बाद शुगर चेक करिए, देखिए कितना ज्यादा स्पाइक आता है। तो वो फ्रूट्स जो कम शुगर स्पाइक देते हैं, अमरूद हो गया, सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, बेरी, ये डायबिटीज में ज्यादा कॉमनली खाई जानी चाहिए। मीठा फल, मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूं कि आप खाने में जब फ्रूट फल खाते हैं, आप उसको एक किस्म का सैलेड बना के खाइए। उसमें मल्टीपल ऑप्शंस डालिए, उसमें खीरा भी, टमाटर भी ऐड करिए, फल भी ऐड करिए, ताकि वो उसका जो स्पाइक है शुगर का वो कम रहे। और फल खाने का समय बड़ा इंपॉर्टेंट है डायबिटिक के लिए। मोस्टली फल सुबह मॉर्निंग के टाइम पे खाना चाहिए। तो अक्सर मैं डायबिटिक्स को बोलता हूं, जैसे आप नाश्ता सुबह 8 बजे 8:30 बजे करते हैं, तो 11 साढ़े 11 बजे, जिसको मिड मॉर्निंग स्नैक कहते हैं, वो फल का रखें। और फल ज्यादा मात्रा में प्लेट भर के मत खाइए। कुछ लोग कहते हैं जी हम प्लेट भर के फल खाते हैं, वैसा मत करिए। फल एक सीमा में खाइए, और वो फल खाइए जो ज्यादा स्पाइक नहीं देते। तो वहां पर आपका कंसेप्ट ऑफ सीजीएम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सीजीएम लगाते हैं, खासकर डायबिटिक सीजीएम लगाता है, तो उसको समझ आ जाता है कि यार मैंने ये खाना ध्यान से खाना है, मैंने ये खाने में ज्यादा हाथ तंग रखना है। वो खुद ही अपने आप को एजुकेट कर लेगा। अगर वो लगातार 2-3 महीने अपना सीजीएम लगा ले, आदमी की डाइट वही रहती, 2 महीने में जो आपने खाया वही आप सारी उम्र खाओगे। हाँ। उससे कोई, आपका कल्चर वैसा है, आप बड़े वैसे हुए हो, तो आपने अगर 2 महीने में जानकारी मिल गई कि भाई इस खाने से इतना स्पाइक, तो ये मुझे नहीं खाना है, मुझे सुबह बेसन का चिल्ला खाना है, हाँ। उससे शुगर स्पाइक कम होता है। मैं रोटी कम खाऊं, मैं जो गेहूं का दलिया वो कम खाऊं कि उससे शुगर का स्पाइक, ओटमील जो लोग बहुत कॉमनली खाते हैं, मैं वो कम खाऊं कि उससे शुगर का स्पाइक ज्यादा होता है। अगर मेरे को खाना है दलिया, तो मैं बाजरे का दलिया खा सकता हूँ, मिलेट का दलिया खा सकता हूँ, सब्जी मिला हुआ दलिया खा सकता हूँ, उससे शुगर स्पाइक कम आता है। तो यहाँ पर सीजीएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। करेक्ट। जैसे हमने फ्रूट्स की बात की, ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल्स को बोला जाता है कि डायबिटीज हो गया तो करेला खाना शुरू कर दो, लौकी खाना शुरू कर दो, तो इससे आपका जो है वो स्पाइक नहीं होगा इंसुलिन। सच्चाई है इस बात? देखिए, मैं इसका एक सरल आंसर देता हूँ कि जब से ये कहानी हो गई, तो सब्जी वालों में से करेला जो सबसे गंदी सब्जी लगती थी पहले, वो इतना महंगा हो गया है। कड़वी सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। देखिए, करेले में सिंपल सा चीज है, जितनी भी दवाइयां बनती हैं मोस्टली ये प्लांट डिराइव्ड होती है। तो जो करेले में एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो आपका शुगर कम करता है, और डायबिटीज की 1 मिलीग्राम की कोई दवाई खाते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम। तो 1 बाल्टी जूस पीना पड़ेगा करेले का सेम असर करने के लिए। 1 बाल्टी? हाँ। तो जो उतना उसमें एक्सट्रैक्ट होगा, जो आपके पैंक्रियाज को जाके स्टिमुलेट करता है इंसुलिन बनाने के लिए, वो करेले में पदार्थ पाया जाता है। अब वो 1 बाल्टी जूस हो तो वो उतना ही स्टिमुलेट करेगा जितना 1 मिलीग्राम की गोली स्टिमुलेट करेगी। तो इस करके हाँ फायदा है, ऐसा नहीं, हर सब्जी खाने का फायदा है। मेरा ये मानना है कि हर सब्जी अच्छी है, और सब्जियां ही सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि इनका कैलोरी बड़ी कम होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा कम होता है। तो सब्जियां सारी अच्छी हैं, कोई विशेष सब्जी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई विशेष। बट हाँ, अगर आप कंसिडरेट करते हैं कि अपने खाने में सब्जियां, हरी चीजें ज्यादा रखें प्लेट पे, तो वो और भी अच्छा है हमारी सेहत के लिए। ठीक है, परफेक्ट। जो मीठी चीजों को लेकर के कहा जाता है कि डायबिटीज मतलब कि मीठी चीजें बंद, हम कोई मिठाई नहीं खाएंगे, नहीं, सिर्फ मीठी चीजें बंद करने से डायबिटीज कंट्रोल में आ सकता है? और क्या ऐसा है कि सिर्फ मिठाई खाने से ही डायबिटीज होता है? ये गलत धारणा है कि सिर्फ मिठाई खाने से डायबिटीज हो जाती है। ऐसा, मीठा वैसे ही नहीं खाना चाहिए। मैं तो अपने पेशेंट को बोलता हूँ शुगर इज सिन, है ना, छोड़ दो। अगर शुगर छोड़ते तो हमारे शरीर में काफी चेंजेस आती हैं। शुगर इटसेल्फ इज अ सिन, मतलब एक पाप है। अगर शुगर के बारे में जानना चाहेंगे तो एक पाप है। तो शुगर तो खराब है ही है। डायबिटीज सिर्फ शुगर से होती है ऐसा भी नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं।
इंसुलिन कितना बनता है, कैसे बनता है, आपके खानदान में किस किस को डायबिटीज थी, वो कितने कैसे चल रही थी, आपका वजन कितना है, आपका एक्टिविटी कितनी है, आपके खाने में कितना खाना ऐसा है जो आप बाहर के ऐप से मंगवाते हैं। तो डायबिटीज काफी चीजों पे निर्भर करती है। शुगर भी उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बिल्कुल हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, मगर ये कहना कि खाली शुगर से होता है ऐसा नहीं है। तो किन किन चीजों से फिर होता है अगर समझना चाहें तो? इंस्टेंट फूड्स कुछ भी हो, जिसमें मैदा हो गया, मैदा चीनी हो गया, जो खाना इंस्टेंट बन गया, रिफाइंड खाना, अगर ऐसे बोले तो रिफाइंड खाना, आटा चावल जो बहुत ज्यादा रिफाइन हो गया है भारत देश में, प्रोसेस्ड फूड जो है वो सारा ठीक नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो वो हमें कट डाउन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगर डॉक्टर जैसे हमें एक्सरसाइज समझना हो कि डायबिटीज के पेशेंट, आपने जैसे कहा कि अगर 15 किलो वजन कम करने का एम रखेंगे तो हम डायबिटीज रिवर्सल पर आ सकते हैं, क्या एक्सरसाइज करें? और वेट लॉस एक गोल्डन रूल है क्या हमारे लिए कि अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं वेट लॉस के लिए तो हमारी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, हम रिवर्सल वाले चीजों पर आ सकते हैं? देखिए, एक्सरसाइज के बारे में अगर WHO द्वारा डिफाइंड एक्सरसाइज प्लान देखेंगे तो 150 मिनट प्रति हफ्ता एटलीस्ट करना चाहिए एक अडल्ट को एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का पैमाना क्या है वो डिपेंड करता है आपकी उम्र के ऊपर और आपका हार्ट रेट। आप जब एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपका हार्ट रेट कितना है, तो ये आप अपने डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं कि आपको टारगेट हार्ट रेट कितना रखना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और कितने मिनट की एक्सरसाइज करनी है। 150 से 300 मिनट की एक्सरसाइज मानी जाती है कि हर व्यक्ति को, एडल्ट जो 18 साल से ऊपर है, उसको करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज का रोल इंपॉर्टेंट इस करके है कि मैं तो ये कहता हूं कि सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। अगर आप टेबल वाला जॉब है, टेबल चेयर वाला जॉब है और आप बैठे रहते हो तो आप ये मान के चले कि आप सिगरेट पी रहे हैं। अगर आप नॉन स्मोकर हैं फिर भी आप सिगरेट पी रहे हैं। तो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक्सरसाइज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एनीबडी, नॉन डायबिटिक के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो आपने वजन कम करने की बात बोली, तो उसमें अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको एक आइडियल BMI में रहना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। आपकी हाइट के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से BMI कैलकुलेट किया जाता है और आपका आइडियल BMI बेसिकली भारत देश में 18.5 से लेके 23.5 तक है भारतीय पॉपुलेशन की। वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए 18 से 25 माना जाता है, बट यहां पर थोड़ा पैमाना डिफरेंट है साउथ एशियंस के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपना आइडियल BMI रखते हैं, और आइडियल BMI के लिए अगर आप चेक कर ले कि आपका वजन आपकी हाइट तो कांस्टेंट रहेगी, हाइट तो जो आपकी हो गई वो तो कांस्टेंट रहेगी, वजन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपके पास जो वेरिएबल है जिसको आप बदल सकते हैं वो आपकी वेट है। तो वेट को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वेट को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितनी कैलोरीज खर्चते हैं और कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। इसका सीधा सीधा हिसाब ले लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप 7700 किलो कैलोरीज कम करते हैं तो आप 1 किलो वजन लूज करते हैं। तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारा दिन अपना नॉर्मल रूटीन काम करते हैं, तो आप 1800 किलो कैलोरीज खर्चते हैं। और अगर आप खा 2500 रहे हैं तो वजन कहां से कम होगा? बिल्कुल। तो खाने पे, तो आपको खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कैलोरी काउंट करना पड़ेगा, वो सीखिए। उसके लिए आपको अपनी एजुकेशन करिए, अपने आप को एजुकेट करिए कि आप खाना क्या खा रहे हैं और कितनी कैलोरीज आपको खाने से मिलती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप जब इसकी जानकारी पालेंगे तो फिर आपको ये भी आ जाएगा कि किससे स्पाइक ज्यादा आता है, तो वो भी फिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कवर हो जाएगा। तो खाने को डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैलोरी हम कितनी खा रहे हैं। करेक्ट। हमारे भारत देश में, हमारे अगर देखें तो जो एक बार ही खाए वो योगी, 2 बार ही खाए तो ये भोगी, और 3 बार खाए तो रोगी। तो ये कंसेप्ट अगर आप देखा जाए तो ऐसे थोड़ी ना इन्होंने पाया है। तो कंसेप्ट बहुत पुराना है। हम कितना खाते हैं, अन्न कितना खाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और इस चीज को हमें इनकलकेट करना भी आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि आपने इस पूरे कॉन्वर्सेशन में बार बार एम्फेसिस किया है कि बैक टू बेसिक्स, आज का जो नया हमारे लिए इस पॉडकास्ट से एक चीज जो हमारे लिए निकलेगी कंक्लूजन, दैट इज बैक टू बेसिक्स, हमें बहुत जरूरी है। एक चीज और डॉक्टर, कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है और कई लोग ऐसा एडवाइस करते हैं कि अगर आप 3 या 4 टाइम खा रहे हो तो हर खाने के बाद 10 मिनट की वॉक कर लीजिए, इससे आपका जो इंसुलिन स्पाइक है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दिस इज अ हेल्दी प्रैक्टिस फॉर डायबिटीज पेशेंट। यस, दिस इज अ हेल्दी प्रैक्टिस। चलना इटसेल्फ इज अ हेल्दी प्रैक्टिस। जब आप चलते हैं, आप देखिए हमारे बॉडी में 2 मेजर ऑर्गन्स हैं जो इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं करते शुगर अपटेक करने के लिए। एक मसल हो गया
और एक आपका ब्रेन हो गया। Yes. तो आप अगर चलते हैं तो आपकी मांसपेशियां आपकी शुगर को बेटर यूटिलाइज करती हैं बगैर इंसुलिन के। तो शुगर के स्पाइक्स अक्सर कम पाए जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शुगर को स्पाइक्स को रोकने के लिए। ठीक है। और जैसे वो सिचुएशन कब आ जाती है जब हमें इंसुलिन इंजेक्शंस लगाने की जरूरत पड़ जाती है? देखिए, अगर आप डायबिटीज की डेफिनेशन, हमने स्टार्ट किया था डायबिटीज की डेफिनेशन से, हमने इस बातचीत को स्टार्ट ही, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज डायबिटीज की डेफिनेशन में यह है कि क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिक यानी क्रोनिक लंबे समय से शुगर बढ़ने वाली स्थिति है जिसमें इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। जब कोई भी व्यक्ति डायबिटिक घोषित होता है तो उसको डायबिटीज हो जाती है, तो आप मान के चलो कि अगर हमारे पैंक्रियाज में जहां इंसुलिन के सेल बनते हैं, जहां इंसुलिन के सेल होते हैं, जहां इंसुलिन बनता है, तो मान लीजिए कि 100 में से 80 सेल खत्म हो गए, 20 बचे। तो जब 20 बचे तो आपको डायबिटीज हो गई। अब ये जो प्रोसेस है डायबिटीज का, ये इंसुलिन बनाने वाले सेल धीरे 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 कम होते जाते हैं। अगर हमने इस पे विजय पा ली, हमने आज अगर कोई 2026 में डायबिटिक घोषित हुआ और उसके 20% सेल थे और हम 2036 में उसको देखेंगे तब भी 20% सेल थे, तो सारी उम्र दवाई पे चलता रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इंसुलिन बनाने वाले सेल धीरे 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 कम होते जाते हैं। ठीक है, राइट। कम होने से रोकने, इस परिस्थिति को रोकना कि भाई आपने जो इंसुलिन की सेलों की गति को कम होने की गति को रोकना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी शुगर कंट्रोल करना। जितनी शुगर अच्छी कंट्रोल करोगे उतनी धीरे ये कम होगा। जितनी शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं करोगे उतनी तेजी से ये सेल कम होते हैं। जब आपके सेल 15 साल की डायबिटीज में आपने ढंग से कंट्रोल नहीं की तो कम हो गए ही होंगे। तो जब घोड़ा ही नहीं रहा तो चाबुक किसको मारोगे? तो उसमें तो इंसुलिन चाहिए ना। तो ये जानकारी लोगों के मन में अक्सर रहती है कि भाई हम तो, डॉक्टर भी कहते हैं कि चलो पेशेंट को हम दवाई लिख के भेज देते हैं कि पेशेंट कहीं और ना चले जाए, मेरे को छोड़ के किसी और डॉक्टर के पास चले जाएगा, लेकिन वो पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। जब उसको इंसुलिन की जरूरत है तो उसको इंसुलिन की जरूरत है, क्योंकि उसका डिजीज प्रोसेस ही ऐसा था। उसने पिछले 15 साल में अपनी शुगर के बारे में ध्यान ही नहीं रखा। उसने ये नहीं देखा कि मेरा HbA1c कितना था। HbA1c 9-10 चल रहा है और आपका इंसुलिन बनाने वाले सेल कम होते जा रहे हैं, तो 10 साल में तो इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल भाई, ठीक है। तो ये इन सब चीजों पे दैट देना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं डॉक्टर जाते जाते बस हमारी ऑडियंस को आप ये चीज जरूर बताएं कि डायबिटीज के वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स क्या देखें हम अपनी बॉडी में, सो दैट हमें एक अलर्ट मोड पर चलने की जरूरत पड़ जाए। ये बॉडी में बदलाव हो रहे हैं, मतलब अब डायबिटीज पनप रहा है। देखो मेगा, डायबिटीज अलर्ट साइन तो चलो हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके खानदान में डायबिटीज का चलन है तो आप डेफिनेटली इसके लिए आपको एक रिस्क फैक्टर है। पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए। फिर अगर आप देखते हैं कि आपका लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंटरी है, ये दूसरा रिस्क फैक्टर है। ये अगर आपका वजन ज्यादा है तो ये तीसरा रिस्क फैक्टर है। मैं रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। अब डायबिटीज, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 85% लोगों में, 80-85% लोगों में डायबिटीज इंसिडेंटली पाई जाती है। आप दांत निकालने के लिए गए, शुगर चेक हुआ, पता लगा जी डायबिटीज है। आप आंखों की तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास गए, उसने अपनी शुगर चेक कराई, तो आपका जख्म हो गया, कोई वो हील नहीं हो रहा। आप खाली 15%, 20% लोगों में डायबिटीज पूरे लक्षण के साथ आती है। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जिसको पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज है, और कई साल तक जब तक वो इतनी बिगड़ नहीं जाती कि उनको प्यास ज्यादा लगती है, वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है, भूख ज्यादा लगती है, मांसपेशियां कमजोर होती जा रही हैं, तो फिर कोई पॉइंट आउट करता है जी आपको तो इतना वजन कम हो गया, देखो डायबिटीज तो नहीं है। है ना। तो वो 15 से 20% लोग होते हैं। 80-85% लोग इंसिडेंटली पाए जाते हैं। तो जो भी इस करके जिनके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको जानकारी होना, अपना टाइम टू टाइम टेस्ट करना बड़ा जरूरी है कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं है। अगर आप प्री डायबिटिक है तो आपके अगले 5 साल में 40% चांसेस है कि डायबिटीज हो जाएगी। तो ये जानकारी आपके माध्यम द्वारा लोगों में पहुंचना बहुत जरूरी है कि हर कोई भारत में रिस्क पे है। ये मान के चलिए 10 करोड़ लोग जो डायबिटिक घोषित है, 15 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे जो प्री डायबिटिक होंगे, तो 25 करोड़ तो यही हो गए। तो सारे रिस्क पे हैं। तो आप जब भी आप एक सर्टेन एज पार करते हैं और आप सीडेंटरी है, फैमिली हिस्ट्री है, वजन ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। टेस्ट बड़ा सिंपल है, कराने में कोई हर्ज नहीं होता। तो ये करवा के इसके बारे में जागरूकता प्राप्त करें। बहुत
आप सोशल मीडिया को अच्छे से इस्तेमाल करिए ना, फायदे के लिए, फायदे के लिए इस्तेमाल करिए। करेक्ट। तो हमने अब तक इस कॉन्वर्सेशन में जो भी बातचीत की है डायबिटीज के बारे में, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और फ्रूटफुल होने वाला है ये कॉन्वर्सेशन। आपने डॉक्टर हमें बहुत ही सरल भाषा में समझाया, बताया डायबिटीज के बारे में। आई एम श्योर ये सेशन हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उनके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू मेगा, आई ऑल्सो एंजॉयड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जिस हिसाब से डायबिटीज के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, जरूरी है कि हम आप तक अवेयरनेस और सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। इसीलिए इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा उन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।